गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम व्याकरण का भाग पढ़ेंगे। व्याकरण में बच्चों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन और जो है पत्र, लेखन, ये सब आता है। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, जो लिंग है, ये सब व्याकरण के अंदर आता है। तो हम जो है व्याकरण को हर एक पाठ के पीछे की जो एक्सरसाइज थी उसमें व्याकरण का कुछ न कुछ भाग हमने सीखा। जैसे कि किसी पाठ के पीछे हमने संज्ञा सीखी, संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में भी मैंने सिखाया था, फिर वचन के बारे में भी सिखाया था, लिंग के बारे में भी सिखाया था कि लिंग कैसे बदलते हैं। अभी हम एक बार फिर से जो है संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, इन सब की जो है परिभाषा हम सीखेंगे और उसको एक बार फिर से समझेंगे, ठीक है। और आपको जो है ये परिभाषाएं याद करनी होगी, ओके। तो हम देखते हैं संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा है क्या है, यानी संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, पदार्थ आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जैसा कि इस वाक्य में ही लिखा है, ये संज्ञा किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति का नाम जैसे रिया या महेश। तो व्यक्ति, वस्तु, वस्तु यानी कोई भी पेंसिल, रबर, कोई भी वस्तु। और स्थान, स्थान यानी दिल्ली, मुंबई, कोई भी जगह, या पुस्तकालय या हॉस्पिटल, ये सब क्या कहलाते हैं? स्थान, ठीक है। भाव, भाव प्रसन्नता का भाव या दुख का भाव, ठीक है, उदासी का। पदार्थ, पदार्थ में कुछ भी सोना, चांदी या कोई भी लिक्विड पदार्थ भी आ सकता है, पेय पदार्थ जैसे जूस, इस तरह से, या पानी, दूध, तो पदार्थ में वो आते हैं, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है, समझ के। अब इसमें उदाहरण बताया, जैसे श्वेता। अब श्वेता क्या है? व्यक्ति है। श्वेता किस में आता है? व्यक्ति में। पुस्तक क्या है? वस्तु है, ठीक है, पुस्तक वस्तु है। शाला, शाला स्थान है, शाला मतलब कि स्कूल, तो स्कूल स्थान में आती है। प्रसन्नता, प्रसन्नता क्या है? भाव। और सोना, सोना क्या है? पदार्थ आदि। तो समझ में आ गया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, पदार्थ आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों आपको ये याद करना है, ठीक है। अभी है वचन। वचन शब्द के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी कि शब्द, अभी शब्द क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पेंसिल एक शब्द है, तो ये शब्द का रूप है पेंसिल, ओके। इस रूप से संख्या का बोध हो, संख्या मतलब कि नंबर, गिनती, कि वो एक है, कोई भी वस्तु एक है, या व्यक्ति एक है, दो है, तीन है, संख्या, संख्या का बोध हो ना, तो उसे वचन कहते हैं, ठीक है। तो वचन दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ बताए, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन यानी कोई भी वस्तु एक हो तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर पेंसिल, तो पेंसिल क्या है? एक है, तो पेंसिल है। लड़की, एक ही लड़की है, तो लड़की ली। आँख, एक आँख है। कपड़ा, ठीक है, आदि, तो ये एक वचन है। अब बहुवचन यानी बहुत, जो है एक से ज़्यादा वस्तु, एक से ज़्यादा वस्तु को बहुवचन बोलेंगे। अब यहाँ पर एक वचन पेंसिल था, बहुवचन पेंसिलें। पेंसिलें का अर्थ हो गया है कि वो बहुत ज़्यादा है ना, एक से ज़्यादा पेंसिल हैं, तो इसलिए पेंसिलें बोला। अभी एक से ज़्यादा लड़की है तो लड़कियाँ, तो लड़की का बहुवचन क्या होगा? लड़कियाँ। अभी आँख, तो आँख का बहुवचन क्या होगा? आँखें। तो आँखें जो है यानी ज़्यादा आँखों के लिए बताया गया है। कपड़ा, तो कपड़े का बहुवचन कपड़े, कपड़ा का बहुवचन है कपड़े, ठीक है। तो समझ में आ गया कि जो शब्द जो एक जिस रूप से संख्या का बोध कराता है वह वचन कहलाता है, ओके। अभी है लिंग। व्याकरण में जाति को लिंग कहते हैं। व्याकरण को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं ना, इंग्लिश में हम ग्रामर सीखते हैं, तो हिंदी में वही व्याकरण। तो हिंदी में व्याकरण का बहुत ही महत्व होता है, ठीक है। तो व्याकरण में जो है जाति, जब हम कोई भी वाक्य बनाते हैं तो उसमें ये सब होता ही है। संज्ञा भी आती है, वचन भी आता है वाक्य में,
लिंग भी होता है, क्योंकि अगर किसी लड़की के ऊपर हमने वाक्य बनाया है या लड़के के ऊपर, तो लिंग भी होता है, वचन भी होता है, संज्ञा भी होती है ना। तो कोई भी वाक्य में व्याकरण जरूर होती है, तो इसीलिए व्याकरण को हमें सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो लिंग है, व्याकरण में जाति को लिंग कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी जाति, यानी यह पशु भी है या पक्षी है या मनुष्य है, तो किस जाति का बोध करा रहे हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो जाति लिंग कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग, ठीक है। तो पुल्लिंग मतलब कि जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है। क्या है पुल्लिंग का, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, ओके। अभी है, जैसे उसका उदाहरण बताए हैं, जैसे लड़का, अभी चाहे वो पक्षी में आए या पशु में आए, तो बंदर, पशु में भी पुरुष जाति का बोध होता है, तो ये बंदर जो है जानवर है, तो ये बंदर, और अगर इस बंदर का स्त्रीलिंग करेंगे तो बंदरिया होगा, ठीक है। तो ये लड़का, बंदर, आदमी, शेर आदि जो हैं पुल्लिंग हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग, अभी जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे लड़की, बंदरिया, औरत, शेरनी आदि। अभी यहाँ पर हमने पुल्लिंग का उदाहरण देखा, तो लड़का, तो लड़का का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, लड़की। तो यदि आपको जब भी पुल्लिंग या लिंग दिए गए हैं कि जो है लिंग में बदलना है, तो पुल्लिंग दे रखा है लड़का, तो आपको कैसे चेंज करना, उसका स्त्रीलिंग में बनाना है। तो लड़का का क्या होगा, लड़की। अभी बंदर है तो बंदरिया, ठीक है। आदमी है तो औरत, शेर है तो शेरनी, इसका स्त्रीलिंग, ठीक है। अभी हम समझते हैं, तो आप समझ गए होंगे लिंग क्या होता है, ठीक है। और लिंग 2 प्रकार के होते हैं। अभी है, आगे देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो हम यहाँ देख चुके हैं और सुन भी चुके हैं कि संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वही संज्ञा शब्द के स्थान पर जो शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे किसी लड़के का नाम है, हम उदाहरण के लिए लेते हैं रमेश, तो रमेश क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभी हम रमेश के बारे में हम बोल रहे हैं, तो उसका बार बार नाम न लेकर उसके स्थान पर हम क्या, रमेश शब्द का उपयोग करने के स्थान पर हम क्या करेंगे, उसका शब्द हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे रमेश कल बाजार गया था, तो हम अभी दूसरा वाक्य बनाएंगे उसके बारे में, तो क्या है, वो रमेश शब्द यूज़ नहीं करेंगे, हम उसके स्थान पर जो है सर्वनाम शब्द यूज़ करेंगे। तो वो लड़का है तो उसके लिए क्या लगेंगे, उसकी मम्मी का नाम, रमेश के स्थान पर क्या बोलेंगे, उसकी मम्मी का, उसका मम्मी का नाम, ऐसे करके बोलेंगे, ठीक है। तो जो संज्ञा शब्द के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वे, वह, कौन, क्या, कोई, जो, स्वयं, खुद आदि, ये सब जो है सर्वनाम शब्द है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको अभी हाल बताया, ठीक है, आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आप मैं बोलेंगे, ठीक है, आपका नाम नहीं बोलेंगे। तो आप क्या हो, आपका नाम क्या जो है संज्ञा शब्द है, तो उसके स्थान पर आप मैं बोलोगे तो फिर सर्वनाम शब्द हुआ ना। तो संज्ञा के स्थान पर जो काम में आता है उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं, ठीक है, सर्वनाम कहते हैं। अभी हम आगे देखते हैं। आगे है विशेषण। विशेषण में है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो हमने सुना कि अभी संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का उपयोग करते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जैसे हम बोलते हैं कि रमेश बहुत अच्छा लड़का है, तो रमेश की क्या विशेषता है कि वो बहुत ही अच्छा है, उसकी तो जो विशेषता उसकी क्या है, अच्छा। तो अच्छा क्या है, विशेषण शब्द है, ठीक है।
तो अभी सर्वनाम, सर्वनाम शब्द लेकर हम वाक्य बनाते हैं। जैसे वह बहुत ही बुद्धिमान है, तो वह क्या है, सर्वनाम शब्द है, और जो बुद्धिमान क्या है वो विशेषण शब्द है, कि उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वह बहुत ही बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान क्या है, विशेषण शब्द है। अभी जैसे इसमें बताया है काली बिल्ली, तो बिल्ली क्या है, संज्ञा शब्द है, और वो संज्ञा शब्द की क्या विशेषता बता रहे हैं कि वो काली है, तो काली क्या है, विशेषण शब्द है। ठीक है। अभी जैसे पीली साड़ी, तो साड़ी क्या है, संज्ञा शब्द है, और इसमें साड़ी कैसी है, पीली, तो साड़ी की क्या विशेषता है कि वो पीली है, तो पीली शब्द क्या हुआ, विशेषण शब्द। मोटा लड़का, तो लड़का क्या है, संज्ञा शब्द। ठीक है, संज्ञा या उसके विशेषण क्या कहलाएगा, मोटा, कि लड़का कैसा है, मोटा है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्रिया। तो ये सब हम पाठ के पीछे मैं आपको सिखा चुकी हूँ, जो भी अभ्यास क्रम हम कर चुके हैं अब तक का, तो वो उसमें मैं आपको सिखा चुकी हूँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। एक बार फिर से मैं दोहरा रही हूँ जिससे कि आप गलती ना करो, ध्यान से आप इसकी जो परिभाषा भी आप याद करना। अभी देखते हैं आगे क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अभी इंग्लिश में क्रिया यानी वर्ब होता है। ठीक है, आप सब हिंदी में कुछ बच्चे नहीं जानते, कुछ बच्चे इंग्लिश को ज़्यादा समझते हैं, तो क्रिया यानी वर्ब, वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया। ओके, तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने का, हम कोई भी कार्य करते हैं, जो शब्द है ना उससे किसी कार्य के होने का बोध कराता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या कह रहा है कि कुछ कार्य कर रहे हैं, पढ़ने का कार्य कर रहे हैं ना। तो खेलना, खेलना कार्य है ना, तो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, खेलने का क्रिया कर रहे हैं, नाचना आदि। उसी तरह से हम जैसे उड़ना, और ये जो है किसी के लिए भी आता है, कोई भी मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी या कोई भी जो भी क्रिया कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कार्य के होने का बोध होता है उससे क्रिया कहते हैं। ओके, अभी है काल। काल का अर्थ होता है समय। ठीक है, जैसे जाएंगे, आएंगे, आया, आती है, ये क्रियाएं होने का समय बताते हैं। काल के मुख्य 3 प्रकार हैं, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जैसे वर्तमान काल, मैं आम खाता हूँ, तो जो आप जो करते हो उसे क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। जो आप आज कर रहे हो और ऐसे नॉर्मली करते हो तो उसे क्या बोलेंगे, वर्तमान काल में वह वाक्य आता है। फिर है दूसरा भूतकाल। भूतकाल जो आप कर चुके हो, बीता हुआ कल। ठीक है, जैसे मैंने आम खाया, आप कोई भी काम कर चुके हो उससे क्या बोलेंगे, वो वाक्य भूतकाल में आता है। तो यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, मैंने आम खाया, उसने आम जो है खा लिया है, तो बीता हुआ काल कहलाएगा। अभी ये तीसरा है भविष्य काल। मैं आम खाऊंगा, यानी अभी उसने किया नहीं है, अभी वो ये आम खाने का कार्य जो है करने वाला है। तो जो काम हम आने वाले कल में या आगे हम करने वाले हैं उसे जो है भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, अभी किया नहीं है, अभी हम करने वाले हैं, उसे भविष्य काल कहते हैं। और जो हम कर चुके हैं उसे भूतकाल में बोलते हैं। और जो हम करते हैं और कर रहे हैं वह वर्तमान काल में आता है। ठीक है, अभी काल समय की सूचना काल से मिलती है। ठीक है, जो बीत गया वह कल। अभी जो हम वाक्य में ऐसा प्रयोग में लाते हैं कि कल, आज, तो कल क्या है, जो बीत गया, यानी वो भूतकाल में आएगा। और जो है वह आज, यानी आज जो है वह आज में आएगा। और जो आएगा वह कल में, यानी आने वाले कल में कहलाता है, लेकिन फिर भी उसे कल बोलते हैं। ठीक है, अभी है मैं और मैं में अंतर समझिए। यह भी मैं समझा चुकी हूँ आपको। आपने 50 मार्क्स का जो है पीरियडिकल एग्ज़ाम दिया था, कई बच्चों ने बहुत गलती की है उसमें, मैं और मैं में। तो जैसे मैं पाठशाला जाऊंगा,
तो ये अपने बारे में, जब अपने बारे में बोलते हैं तो मैं बोलते हैं। मैं मतलब कि जब म पर 2 मात्राएं आती हैं और जो है अंक की बिंदी आती है उसे मैं बोलते हैं। तो मैं पाठशाला जाऊंगा, जब आप अपने खुद के बारे में वाक्य बोल रहे हो तो मैं कल बाज़ार जाऊंगा, या मैं अपनी मम्मी मुझे जो है कल लेकर जाएगी बाहर। तो इस तरह से अपने बारे में बोलते हैं तो मैं। और पाठशाला में आज खेल प्रतियोगिता है, तो यह जो है मैं खाली म पे एक ही मात्रा और अंक की बिंदी, एक ही सिंगल मात्रा आएगी, यानी एड़ी की मात्रा। तो उसमें जो है पाठशाला में यानी कोई चीज़ में ये काम हो रहा है तो उसके लिए मैं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं। मैं और मैं में अंतर समझ लिया आपने। मुहावरा सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताए उस वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। यानी सामान्य अर्थ जो होता है कोई भी शब्द का या वाक्य का, उसको छोड़कर जो है किसी विशेष अर्थ को बताते हैं, उस वाक्यांश को क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। जैसे कि उस उदाहरण दिया है, जैसे को तैसा, जो जैसा आचरण करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे। तो जैसे को तैसा का अर्थ क्या है? यह जो है एक शब्द में बताया जाता है, थोड़े शब्दों में बताया जाता है, उसका जो है विशेष अर्थ होता है, तो उसे ही मुहावरा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे को तैसा तो जो है 3 शब्दों में आप बोला गया है, लेकिन उसका बहुत ही जो है वाक्य में उसका बताया गया है कि जो जैसा आचरण करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे। जैसे को तैसा का अर्थ क्या होता है कि जो जैसा आचरण करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना है। फिर है विराम चिन्ह, थोड़ी देर रुकना। विराम चिन्ह का अर्थ होता है कि थोड़ी देर रुकना। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं या कोई वाक्य बोलते हैं तो बीच में यदि हम थोड़ा रुकते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अल्प विराम। और हमारा वाक्य पूरा समाप्त हो जाता है तो उसके बाद हम पूर्ण विराम लगाते हैं। तो यहाँ पर अल्प विराम का चिन्ह देखो आप, यहाँ पर सिंबल है, इस तरह से इसको अल्प विराम बोलते हैं। ठीक है, अधिक देर रुकना, पूर्ण विराम, तो ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। जब हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है तो हमें जो है पूर्ण विराम लगाना पड़ता है। ठीक है, यानी अधिक देर रुकते हैं। फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम वहाँ क्या कर रहे थे, तो उससे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसके बाद प्रश्न के बाद जो है जब प्रश्नात्मक वाक्य ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो है प्रश्नात्मक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसे भी। तो आप जब वाक्य लिखते हो तो उसमें पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह जो है आप सोच समझकर लगाइए। कुछ बच्चे जो है बिल्कुल हिंदी जब लिखते हैं तो बहुत जो है मात्राओं की गलती होती है, प्रश्नवाचक चिन्ह और पूर्ण विराम, अल्प विराम में बहुत मिस्टेक करते हैं, तो आप ध्यान से सोच समझकर लगाइए। ठीक है, अभी समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द को हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं पर्यायवाची शब्द, यानी जो शब्द समान अर्थ बताते हैं उसे समानार्थी शब्द कैसे कहते हैं कि शब्दों के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बोला कि जो शब्द समान अर्थ बताते हैं उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि प्यार, तो प्यार का दूसरा समान अर्थ क्या होगा? प्रेम, स्नेह। ठीक है, तो ये दोनों ही का अर्थ जो है बराबर है, समान है। प्यार का अर्थ भी प्रेम और स्नेह है और प्रेम और स्नेह का अर्थ भी प्यार है। दोनों का अर्थ सेम होता है, सेम अर्थ वाले होते हैं, तो उससे समानार्थी शब्द बोलते हैं। अगर, अभी अगर का भी यदि और अगर का अर्थ सेम है। ठीक है, शिक्षक, हम अध्यापक को शिक्षक भी बोल सकते हैं और शिक्षक को हम अध्यापक, उसकी जगह पर हम अध्यापक भी बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे अभी जैसे कि हम एक और मैं उदाहरण बताऊंगी, आनंद को हम खुशी भी बोल सकते हैं, उमंग भी बोल सकते हैं, तो ये सब समान अर्थ बताते हैं। ठीक है, तो उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। अभी है विरोधार्थी शब्द।
शब्दों के विरोधी अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विरोधार्थी या विलोम शब्द कहते हैं। यानी कोई भी शब्द है तो उसका विरुद्ध अर्थ यानी बिल्कुल उल्टा, विरोधी अर्थ मतलब बिल्कुल उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विलोम शब्द या फिर विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि जमीन, अभी जमीन का अर्थ जमीन नीचे होती है तो उसका बिल्कुल विपरीत यानी विलोम शब्द क्या होगा? आसमान। प्रातः, प्रातः यानी कि सुबह होती है तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? सायंकाल। अच्छा, तो अच्छा का विलोम शब्द होगा बुरा। गलत, गलत का विलोम शब्द होगा सही। तो आपको इस तरह से जो है ये सब आपकी जो है टेक्स्ट बुक के सामने वाले पेज पर ही ये है, और जो मैं ये सब आपको अभी समझाया ये एक बार फिर से आप दोहराएं और इनकी परिभाषा आप अच्छे से लर्न कीजिए उदाहरण के साथ। ओके, आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और वाक्य रचना करते समय आप वाक्य बनाते हो, एग्ज़ाम में लिखते हो तो अच्छी लिखाई में आपको हिंदी लिखनी है। बहुत बच्चे जो है हिंदी में बहुत मिस्टेक करते हैं, मात्राओं की इतनी गलती करते हैं, तो वो आप सब आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, लिख कर आपको जो है लर्न करना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।